माय लवलीज, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी सप्तांग थ्योरी के बारे में जो कौटिल्य ने दी है। इन एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट द स्टेट इज नॉट जस्ट अ किंग अकॉर्डिंग टू कौटिल्य सप्तांग थ्योरी। अ स्टेट वर्क्स लाइक अ लिविंग बॉडी मेड अप ऑफ 7 एसेंशियल ऑर्गन्स। लेट्स अंडरस्टैंड सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट एकदम क्लियरली और डीपली। मतलब जो कौटिल्य है उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट है सिर्फ और सिर्फ राजा का ही नहीं है, बल्कि वो एक लिविंग बॉडी की तरह काम करता है जो कि 7 एसेंशियल ऑर्गन से बना है। तो इसी को हम अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं। सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट कौटिल्य ने दी है अपने अर्थशास्त्र में। ठीक है, यहाँ पे जो सप्त है उसका मतलब होता है 7 और जो अंग है उसका मतलब होता है पार्ट। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि स्टेट 7 एसेंशियल पार्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर एक भी पार्ट इसका वीक हो ना तो स्टेट भी वीक हो जाता। ये जो थ्योरी है सप्तांग थ्योरी की, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट को एक्सप्लेन करती है। जो हमने इससे पहले मंडाला थ्योरी पढ़ी थी वो एक्सटर्नल रिलेशंस को एक्सप्लेन करती है। कौटिल्य मेंशन 7 एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर अ स्टेट, नेमली कौटिल्य के अनुसार एक स्टेट को बनाने में 7 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, 7 ज़रूरी तत्व, जो कि है स्वामी, जनपदा, अमात्य, दंड, कोश, दुर्ग एंड मित्र। जो स्वामी होता है, स्वामी इज एट द सेंटर बिकॉज द किंग कोऑर्डिनेट्स ऑल एलिमेंट्स। जो स्वामी होता है वो सेंटर में होता है क्योंकि जो किंग होता है ना वो सारे के सारे एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। अमात्य सपोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमात्य होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। जो कोश होता है वो मनी प्रोवाइड करता है। जो दंड होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में काम आता है। जो दुर्ग होता है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो जनपद होता है वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। और जो मित्र होता है वो स्टेट को एक्सटर्नली बहुत ही ज़्यादा मजबूत यानी स्ट्रांग बनाता है। अभी हम इन सभी 7 एलिमेंट्स के फंक्शंस पढ़ने वाले यानी कार्य। तो लेट्स गेट बिगिन। अभी हम स्वामी यानी किंग के फंक्शंस देखने वाले यानी कार्य। जो किंग होता है वो स्टेट का हेड होता है और उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है। किसके पास होती है ये अथॉरिटी? किंग के पास। किंग का जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है वो होता है पॉलिसी को बनाना, फाइनल जो भी डिसीजन है उसको लेना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट के अंदर, और जो वॉर है या पीस का उसमें से उसको क्या डिसाइड करना है वो डिसीजन लेना, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, उन पर कंट्रोल करना। ये सारे जो कार्य हैं ये किंग के कार्य होते हैं। और किंग का एक और मेन काम होता है वो होता है प्रजा के वेलफेयर का ध्यान रखना। अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूं, जो किंग होता है यानी जो स्वामी होता है वो स्टेट का ब्रेन होता है एक तरीके से। अगर मॉडर्न एग्जांपल दूं मैं इसका किंग का आपको, तो वो हो जाएगा प्रेसिडेंट हमारे स्टेट के या फिर प्राइम मिनिस्टर आई कैन से। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे एग्जांपल है, मॉडर्न एग्जांपल। अभी हम पढ़ने वाले जनपदा। क्या पढ़ने वाले? जनपदा। जनपदा का मतलब होता है टेरिटरी एंड पीपल। देखिए, जन मतलब होता है लोग और पद मतलब होते हैं उनके पैर, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोगों के पाँव बस जाए, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हो। बेसिकली वी नीड पीपल एंड ऑन दी सेम थिंग हमें टेरिटरी भी चाहिए, है ना। तो जनपदा के कार्य क्या होते हैं? जो जनपदा होता है ना वो स्टेट का इकोनॉमिक बेस प्रोवाइड करती है हमें। ठीक है, जनपदा के बिना इकोनॉमिक बेस हमें नहीं प्रोवाइड हो सकता। इसमें एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, ये सब इन सब चीज़ों का हमें सपोर्ट मिलता है। इसमें जो है जो जनता होती है वो टैक्स भी पे करती है ना, और आर्मी को मैन पावर मिलता है, कल्चरल एंड सोशल स्टेबिलिटी मिलती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ मैं आपको, तो जनपदा होती है वो बिना स्टेट जिंदा नहीं रह सकती, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मॉडर्न एग्जाम्पल दूँ तो सिटीजन प्लस लैंड प्लस इकोनॉमिक। जनपदा का सीधा साधा एग्जाम्पल है ऐसी जगह जहाँ पे सिटीजन्स हो, लैंड हो और अच्छी इकोनॉमी हो, तो उसे हम जनपदा कहेंगे। अभी हम पढ़ने वाले नेक्स्ट इज अमात्य, जिसे हम मिनिस्टर्स कहते हैं। जो अमात्य होता है वो आंखें होती हैं। क्या होती हैं? आंखें होती हैं।
जो अमात्य है यानी जो मिनिस्टर्स हैं उनका कार्य क्या होता है, किंग को एडवाइस देना, उनको बताना कि अच्छा ये अच्छा रहेगा जनता के लिए, ये उसके अगेंस्ट में जा सकता है, ये ऐसे, तो इससे रिलेटेड एडवाइस देती है किंग को। पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। अब जाहिर सी बात है किंग जो होता है वो पूरे के पूरे स्टेट को चला रहा है, तो किंग के हाथ में तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो क्या बोलते हैं पॉलिसीज़ भी बनाए प्लस उसको इम्प्लीमेंट भी करे। तो ये इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, ये इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं अमात्य यानी मिनिस्टर्स। ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। और जो रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता है, जनता जो टैक्स पे करती है उन सब से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, राइट। तो उसका कलेक्शन करना, रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना, तो ये सब काम कौन करता है, ये सब काम मिनिस्टर्स का होता है, अमात्य का होता है। अमात्य जो होती है वो स्टेट की आंखें होती है, बिना आंखों के कुछ भी नहीं कर सकता हमारा। जब तक हम कुछ चीज़ देखेंगे तब तक हम उसको फॉलो कैसे करेंगे, है ना, मतलब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो अमात्य है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेट का। कौटिल्य कहते हैं जो राजा है ना, कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए अमात्य का होना ज़रूरी है। अगर मैं इसका मॉडर्न एग्जाम्पल दूँ तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी हमारे IAS ऑफिसर्स हैं वो अमात्य के अंदर आएंगे। अब हम पढ़ने वाले दंड के ऊपर, किसके बारे में, दंडा पढ़ने वाले हम। तो दंडा के कार्य क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्डर मेंटेन करना। ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी नियम कायदे लागू किए गए उसको मेंटेनेंस पे ध्यान देना, ये दंडा के अंदर आता है। जितने भी क्राइम हो रहे उस पर कंट्रोल करना, पनिशमेंट देना, बेसिकली दंड नीति जो चलाई गई है ना। एक्सटर्नल डिफेंस, अपने आप को बचाना, डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश करना, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। किसी भी स्टेट में अगर दंड नहीं होगी, है ना, आर्मी एंड लॉ नहीं होगा किसी भी कंट्री में, डंडा का मतलब है आर्मी एंड लॉ। ठीक है, तो अगर किसी भी कंट्री या स्टेट में ये नहीं होगा तो उसके बिना स्टेट का टिके रहना बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर है, क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो जो जितने भी लॉ हैं, ऑर्डर है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्राइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोगों को किसी चीज़ का डर ही नहीं होगा। तो इसलिए पनिशमेंट का होना, यानी दंड नीति का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक्सटर्नल डिफेंस भी होता है, डिसिप्लिन आता है लोगों के अंदर, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दंड के बिना स्टेट वीक हो जाता है, पर ज़्यादा दंड हो ना तो वो भी बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि तुम छोटी छोटी बातों के लिए, सपोज करो किसी ने कचरा फेंक दिया, तुमने उसे गोली से उड़ा दिया या फिर तुमने उसे फांसी लगा दी, तो हद से ज़्यादा भी दंड नीति नहीं होती है। जब किसी ने ऐसा क्राइम किया है जो कि सही में अपराधनीय है तो उसके लिए उसे दंड दो, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे नहीं देना। तो इसलिए दंड दो, लेकिन बहुत ज़्यादा दंड देना भी उतना अच्छा उसके लिए नहीं है। इसका हम मॉडल एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं दंडा का, जितनी भी हमारी आर्मी है, पुलिस है, जुडिशरी है, वो इसके अंदर आती है। किसके अंदर आती है, दंडा के अंदर आती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोष, जिसको हम ट्रेजरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेजरी कहते हैं, मतलब ट्रेजरी कहते हैं, ट्रेजर बेसिकली। देखिए, जो ये कोष होता है यानी ट्रेजर होता है किसी भी स्टेट का, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कोष होगा, तभी जाके हमारे इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर बनेगी। तो हम कोष का क्या काम करते हैं, आर्मी को सैलरी देने में काम आता है। किस में काम आता है, आर्मी को सैलरी देने में काम आएगा पहले तो, है ना। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका खर्चा उठाने में काम आएगा। जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क है उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, वी नीड पैसा, राइट। पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर आपके पास पैसा नहीं है, बट अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ पैसे से चलती है ना। आप अगर दूध भी लेने जाओगे तो उसमें भी आपको पैसा खर्च होगा, तो इसीलिए हर एक चीज़ पैसे से चलती है। इमरजेंसी फंडिंग, कोष का काम क्या होता है, कुछ इमरजेंसी आ जाए, बाई चांस स्टेट में कुछ भूकंप आ गया, उसमें आ गया, तो लोगों को सहायता देने में भी क्या काम आएगा, कोष काम आएगा, ट्रेजर काम आएगा, राइट। जो हमारी अभी मैंने बताया इकोनॉमिक कंडीशन कैसे स्टेबल होगी, वो कैसे आएगी, वो कोष से आएगी। सपोज करो आज कंट्री को या स्टेट को पैसे की ज़रूरत है अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए, बट अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो क्या कंडीशन बेहतर हो पाएगी, बताओ मुझे, क्या हो पाएगी? दी आंसर इज़ नो, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, पैसे से हर एक चीज़ चलती है। एक काफ़ी फेमस लाइन है, कोष इज़ द बैकबोन ऑफ द स्टेट, कि कोष क्या बैकबोन है किसकी, स्टेट की, रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी का महत्व तो आप सभी जानते हैं। इसका मैं आपको मॉडर्न एग्जांपल क्या दे सकती हूँ कोष का, हमारे इंडिया को कहाँ से पैसा मिलता है, अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं तो आपका आंसर होगा बजट, टैक्सेस, रिजर्व, इन सब चीज़ों से पैसा मिलता है हमें, तो यस यही आंसर है। अब हम पढ़ने वाले दुर्ग यानी फॉर डिफेंस।
फोर्ट, सिक्योरिटी सिस्टम, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। फोर्ट के यानी कि दुर्ग के क्या कार्य होता है, ये स्टेट को एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करती है। सपोज करो कोई बहुत ही ज़्यादा अटैक हो गया, तो ऐसे में हर एक चीज़ हर एक जगह असुरक्षित हो जाती है ना, सिक्योर नहीं रहती, सुरक्षा नहीं रहती। तो ऐसे में आप कहाँ जाओगे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? आप ऐसी जगह में फोर्ट, जो कि दुर्ग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल अटैक से आपको प्रोटेक्ट करेगा। जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉइंट्स क्रिएट करता है, मतलब अपने डिफेंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इमरजेंसी के टाइम में शेल्टर देगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया अच्छा खासा। आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ बेस होता है। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ कि सपोज करो पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, ठीक है, पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे में आप कहाँ जाओगे खुद को बचाने के लिए, अच्छा फील करने के लिए? अपने घर जाओगे ना, अपने होम जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी फैमिली होगी, अच्छा खासा छत होगा, वहाँ पे आपको कोई खतरा नहीं है, तो वो होम आपके लिए फोर्ट का काम करेगा, है ना। तो ठीक वैसे ही स्टेट के लिए एक फोर्ट का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्ट का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस फोर्ट का सेफ होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्मी के लिए एक सेफ बेस होती है, जनता के लिए भी समवेयर कहीं ना कहीं सेफ बेस होती है, अगर इनकेस काम वाम आए, है ना। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग फोर्ट कहाँ का होना चाहिए? हिल, यानी पहाड़ियों के ऊपर, क्योंकि पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो वहाँ पे अटैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लगभग ना के बराबर है ना। अगर कोई वार कर भी रहा है तो आप उतने ज़्यादा घायल नहीं होगे। दूसरा, वाटर के ऊपर अगर आसपास पानी होगा तो दुश्मन का आप तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। डेजर्ट के अंदर होना चाहिए। तो दीज आर दी लाइक एग्जाम्पल। कौटिल्य के अकॉर्डिंग अगर आप फोर्ट बनाते हो, अगर आप दुर्ग बनाते हो, तो आपको या तो वो हिल पे बनाना चाहिए, या वाटर, या डेजर्ट। इन तीनों में से आप कहीं बनाओगे तो वो सेफ फोर्ट होगा आपका। अगर मैं इसके मॉडर्न एग्जांपल दूं तो वो होंगे बॉर्डर, जितने भी हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जितनी भी हमारी साइबर सिक्योरिटी है, वो उसके अंदर आ जाएंगे। अभी उसके बाद हम पढ़ने वाले जो कि है हमारा लास्ट मित्र। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले मित्र, विच इज द लास्ट एलिमेंट। तो मित्र का मतलब होता है अलाई, यानी दोस्ती। हमने मंडाला थ्योरी में भी अलाई पढ़ा था। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा पढ़ते हैं। तो देखिए, वॉर के टाइम आपको सपोर्ट कौन देगा? आपको ये आपका मित्र ही देगा। जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे भी रशिया के साथ, यूएसए के साथ बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं। क्यों है? क्योंकि हमें पता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। और जो मित्र है वो उससे आप ट्रेड कर सकते हो। कोई इकोनॉमिक हेल्प चाहिए तो उसमें काफ़ी हेल्प होगा आपका। डिप्लोमेटिक बैकिंग में काम आएगा, है ना। और एनिमी को आइसोलेट करने, मतलब सपोज करो आपका दुश्मन आप पे वार कर रहा है, तो उस वार के टाइम में एक तो आपका मित्र काम आया। जैसे एक बार रशिया काम आया था हमारे में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। और एनिमी को मतलब ये बताने में कि हाँ जी हम बड़े आगे हैं, तुम हमसे बच के रहें। तो एनिमी को आइसोलेट करने में भी ये मित्र बहुत ही ज़्यादा काम आता है। कौटिल्य कहते हैं जो मित्र है ना वो परमानेंट तो नहीं होता, इंटरेस्ट बेस्ड होता है। हमने मंडाला थ्योरी में यही पढ़ा था। किसी भी चीज़ को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, वो चीज़ बदलती रहती है, रिलेशंस बदलते रहते हैं, बट स्टिल मित्र बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अगर इसका एग्जाम्पल दूँ तो जितने भी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने 7 एलिमेंट्स पढ़े सप्तांग थ्योरी के, यानी 7 अंग। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ तो स्टेट इज एन ऑर्गेनिक होल, ऑल एलिमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग किंग अलोन इज नॉट इनफ, बैलेंस ऑफ ऑल 7 अंगास इज नेसेसरी। मतलब बेसिकली ये सारे के सारे जो 7 हमने अंग पढ़े हैं, इसमें सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। और सिर्फ एक मजबूत किंग इनफ नहीं है। जब तक सारे के सारे 7 अंगों में बैलेंस नहीं होगा तब तक एक स्टेट अच्छे से नहीं चल सकता। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है। अगर मैं आपको रिलेवेंस बताऊँ तो सप्तांग थ्योरी रिसेंबल्स द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, वेयर लीडरशिप, economy, security, law, territory and foreign relations together form a strong nation। हमने क्या पढ़ा? जो सप्तांग थ्योरी है हमें क्या बताती है कि लीडरशिप, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, लॉ, टेरिटरी, ये सब चीज़ें एक साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन को फॉर्म करती है ना। So my lovelies, this was Kautilya's Saptang theory of state. We understood how a state survives only when all 7 अंगास work together। तो हमने इसमें यही पढ़ा ना कि 7 इसके अंग होते हैं और स्टेट तभी अच्छे से चलता है जब 7 के 7 अंग बहुत अच्छे से काम करें। यहाँ पे स्टेट को क्या करा गया है? एक लिविंग बॉडी के रूप में बताया गया कि स्टेट क्या है? लिविंग बॉडी है, जिसके 7 के 7 ऑर्गन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को बनाने के लिए,
है ना। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल क्लियरली अंडरस्टैंड द क्वालिटीज यानी कि गुण एंड फंक्शंस यानी कार्य ऑफ द किंग एज डिस्क्राइब्ड इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र। बिकॉज इन सप्तांग थ्योरी द किंग इज द सेंट्रल अंगा, है ना। सप्तांग में बताया कि जो स्वामी है, जो किंग है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो मेरे थंबनेल में कि जो किंग है वो सेंटर में आता है और बाकी सारी चीज़ें इसके आसपास आती है। तो इसीलिए किंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि वो सेंटर में आता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियोस अपने BA स्टूडेंट्स के साथ या MA स्टूडेंट के साथ, आपके पास जो भी फ्रेंड्स हैं जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।